वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू सीरीज़ 4th डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले जितनी भी सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड करवाई गई हैं उसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो आप चाहें तो उस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियसली रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं। साथ ही साथ बहुत ही जल्दी हमारे जो मेडिकल एंड नर्सेस हब है इस चैनल की ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो जाएगी, जिसमें आपको फ्री में अभी तक जितनी भी पीडीएफ जितने भी वीडियोस आए हैं उनके धीरे धीरे सभी आपको पीडीएफ रीड करने मिलेंगी इस पे, और वो भी सभी फ्री रहेंगी बिना किसी चार्ज के। और इस चैनल पर अभी तक किसी भी तरीके के चार्ज के कोई भी वीडियो नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पर्सनली मैसेज भी आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं सभी फ्री हैं, और जो ऐप भी आएगी वो भी फ्री रहेगी। आपको उसमें भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा, सभी चीज़ें फ्री रहेंगी। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे और प्रीवियसली रिपीटेड क्वेश्चन है। जीके के लिए मेरा सेकंड चैनल है, आप चाहे तो उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सब सेंटर इज मीन टू बी देयर फॉर एवरी पॉपुलेशन इन हिली एरिया। तो एक हिली एरिया में स्पेशली सब सेंटर है यदि, तो हिली एरिया में कितनी पॉपुलेशन होगी? ऑप्शन है 1000, 3000, 5000 या फिर 10,000। तो हमने जो पॉपुलेशन नॉर्म्स पढ़ा है सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, तो सब सेंटर में यहाँ पर हिली और पहाड़ी एरिया की बात की गई है। तो पहाड़ी एरिया में कितनी पॉपुलेशन के लिए एक सब सेंटर रहता है? 3000 के लिए। और प्लेन एरिया की बात की जाए तो कितने के लिए? 50,000 के लिए। यदि बात कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की आपसे सीएससी में पॉपुलेशन नॉर्म्स पूछा जाता तो हिली एरिया में होती 80,000, और जो प्लेन एरिया रहेगा वहाँ पर 1,20,000 तक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सब सेंटर में पॉपुलेशन नॉर्म्स हिली एरिया में कितना है? 3000 और 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुड बी देयर फॉर एवरी रूरल पॉपुलेशन इन द प्लेन। तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर रूरल पॉपुलेशन है यदि, तो प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहेगी? तो वहाँ पर एक पीएससी रहेगा। कितनी प्लेन एरिया में है जो कितनी पॉपुलेशन है यदि प्लेन एरिया में, तो वहाँ पर एक पीएससी खोला जाएगा। ऑप्शन में है 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 40,000। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की जा रही है प्लेन एरिया में, तो प्लेन एरिया में कितनी रहेगी पॉपुलेशन? 30,000। और जो ट्राइबल और हिली एरिया होगा वहाँ पर 20,000 तक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्लेन एरिया पूछा है तो कितना? 30,000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज अ वॉलंटरी एजेंसी रिलेटेड टू द डिसीज। तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है एक वॉलंटरी एजेंसी है, तो किस डिसीज से रिलेट करती है? ऑप्शन में ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया या फिर फाइलेरिया। जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है एक वॉलंटरी एजेंसी है, किससे रिलेट करती है लेप्रोसी से। तो यहाँ पर टोटल 40 एमसीक्यूज हैं जो कि स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जो प्रीवियसली कई एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। तो पोलियो वैक्सीन के लिए जो वैक्सीन वायल मॉनिटर है तो उसका जो सेंटर स्क्वायर है वो किस कलर का होगा? ऑप्शन है वाइट, वायलेट, ब्लू या फिर पिंक। जो वैक्सीन वायल मॉनिटर का कलर होगा वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन के लिए वो कैसा होगा? वाइट कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है मार्च 1, अप्रैल 7, जुलाई 1 या फिर दिसंबर 1। तो जो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस और वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं तो कब करते हैं? अप्रैल 7 को। हर साल हम 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, गोवी कैंपेन ऑफ द यूनिसेफ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। GOVI कैंपेन हमने यूनिसेफ में पढ़ा है, तो यहाँ पर गोवी कैंपेन का जो फुल फॉर्म है वो सभी है बट किसी एक को छोड़कर। यहाँ पर ऑप्शन में ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। जो GOVI है इसमें ऑब्जर्वेशन इंक्लूड नहीं है। ग्रोथ मॉनिटरिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, इम्यूनाइजेशन है, बट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
द इंटरनेशनल एजेंसी प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम इज। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं इंटरनेशनल एजेंसी हैं, तो इनमें से आपको एक एजेंसी का नाम बताना है जो कि नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। ऑप्शन है दनिदा, सीधा, यूएसएआईडी या फिर केयर। तो जो एजेंसी है नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करती है वो क्या है, दनिदा। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो क्या करती है, जो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सिम्टम ऑफ एन एड्स पेशेंट इज। तो एड्स HIV के पेशेंट का मेजर सिम्टम क्या होंगे? ऑप्शन है वेट लॉस, डायरिया, फीवर और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जितने भी सिम्टम है यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का यदि इन्फेक्शन होता है तो ये सभी सिम्टम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। जब स्पेसिफिक एड्स है HIV है तो ये सिम्टम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल वेट फॉर एन एडल्ट पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज। तो एक आइडियल वेट यदि कैलकुलेट करना है किसी एडल्ट पर्सन का तो किस बेस पे आप उसका एक्यूरेट और आइडियल वेट कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑप्शन में एज, हाइट, इकोनॉमिक स्टेटस और डी ऑल ऑफ दी अबव। आइडियल वेट यदि हम किसी एडल्ट का कैलकुलेट करेंगे तो सही तरीका क्या होगा, ये सभी चीज़ें स्पेस। तो यहाँ पर जो आइडियल वेट हमें कैलकुलेट करना है किसी एडल्ट पर्सन का तो डिपेंड करता है किस पर, हाइट पर, कि उसकी हाइट क्या है। जितनी हाइट के हिसाब से आप आइडियल, यदि किसी की हाइट कम है वेट ज़्यादा होता है तो ओबीस कैटेगरी में आ जाएंगे। बट यदि हाइट अच्छी है, टॉल है यदि कोई, बट उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो उसका वेट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। आप नॉर्मल वे में भी इसको देख सकते हैं। तो आप यदि किसी पर्सन का, एडल्ट मेल का हमें क्या करना है, आइडियल वेट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, हाइट के अकॉर्डिंग। एज यदि कम है तो वेट भी थोड़ा बहुत कम रहेगा, बट एज ज़्यादा है, हाइट कम है, तब वेट ज़्यादा होता है, तब भी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम सही वेट है, किसी एडल्ट की बात की जा रही है, कैसे पता करेंगे, हाइट से। नेक्स्ट है यहाँ पर, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिसीज इंक्लूड। तो रिस्क फैक्टर क्या है CHD डेवलप होने के लिए, कोरोनरी हार्ट डिसीज डेवलप होने के लिए रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? ऑप्शन है स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, सीरम कोलेस्ट्रॉल और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जितने फैक्टर हैं ये सभी रिस्क फैक्टर पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं हार्ट डिसीज़ के लिए, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग भी हार्ट डिसीज़ का, लंग्स कैंसर का, अलग अलग तरीके की डिसीज़ का कारण बनती है। हाइपरटेंशन भी बनेगा। सीरम कोलेस्ट्रॉल, यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आर्टरीज को ब्लॉकेज करेगा, इससे भी हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द सॉल्ट इनटेक पर डे शुड बी केप्ट टू अ लिमिट ऑफ। तो एक दिन में हमें कितना सॉल्ट लेना चाहिए, कितना सॉल्ट खाना चाहिए, कितनी लिमिट तक? ऑप्शन है 1 ग्राम डेली, 5 ग्राम डेली, 10 ग्राम डेली या फिर 15 ग्राम डेली। तो सॉल्ट इनटेक पर डे कितना होना चाहिए, 15 ग्राम डेली। बट ऐसा आई थिंक 30% लोग ही कर पाते होंगे कि एक दिन में 30 ग्राम ही नमक लें, सॉरी 15 ग्राम ही सॉल्ट लें। क्योंकि डेली का जो यहाँ पर बताया है कि पर डे के हिसाब से हेल्दी रहने के लिए 15 ग्राम 15 ग्राम पर डे सॉल्ट ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज सेड टू बी अबाउट। तो इनमें से नॉर्मल ब्लड प्रेशर कौन सा है? ऑप्शन है 300/200, 200/150, 120/80, 70/40। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना रहता है, 120/80 mm/Hg। नेक्स्ट इज पल्स रेट ऑफ बेबीज इज। तो बेबी की पल्स रेट कैसी रहती है? ऑप्शन है मोर देन एडल्ट, लेस देन एडल्ट, सेम एज एडल्ट या फिर नो फिक्स्ड पैटर्न। तो बेबी की पल्स रेट कैसी होती है, मोर देन द एडल्ट से। देखिए यहाँ पर जो बेबीज, यहाँ पर पूछा है कि बेबी की पल्स कैसी, एडल्ट से ज़्यादा है, कम है, सेम है या फिर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। बट जो बेबीज होते हैं उनकी पल्स रेट क्या होती है, मोर देन द एडल्ट। क्योंकि जो इन्फेंट होते हैं 1 to 11 मंथ ओल्ड, तो उनकी पल्स रेट कितनी होती है, 80 से 160 बीट पर मिनट। चिल्ड्रन 1 से 2 साल के तो 80 से 130, चिल्ड्रन जो 3 से 4 साल के हैं तो 80 से 120 बीट पर मिनट। एडल्ट और बच्चों की बात की जाए तो 75 से 115 बीट पर मिनट तक। तो इसीलिए यहाँ पर पूछा है कि बेबीज़ की पल्स रेट, बेबीज़ की पल्स रेट कितनी होती है, मोर देन एडल्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज
नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट आर अबाउट, तो एक एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या रहती है? ऑप्शन में 5 ब्रीथ पर मिनट, 10 ब्रीथ पर मिनट, 17 ब्रीथ पर मिनट या फिर 27 ब्रीथ पर मिनट। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन एडल्ट की जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो कितनी होती है? 17 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू, तो यदि स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है तो ये बाद में और कौन सी डिसीज होने का कारण बन सकता है? ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, रूमेटिक हार्ट डिसीज या फिर मलेरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन बाद में और कौन सी डिसीज कॉज कर सकता है? तो वह RHD, रोमेटिक हार्ट डिसीज। क्योंकि रोमेटिक हार्ट डिसीज किसके कारण होती है? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के द्वारा। तो यदि लॉन्ग टर्म तक थ्रोट इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, तो क्या कॉज कर सकता है? रूमेटिक हार्ट डिसीज। नेक्स्ट इज इंडियाज पॉपुलेशन एट प्रेजेंट इज अबाउट, तो इंडिया की प्रेजेंट में कितनी पॉपुलेशन है? ऑप्शन है 10,000, 1 मिलियन, 1 बिलियन या फिर 10 बिलियन। तो इंडिया की प्रेजेंट में कितनी पॉपुलेशन है? 1 बिलियन, मतलब कि 100 करोड़, 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है इंडिया की। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? C, 1 बिलियन। और 130 करोड़ है, बट 1 बिलियन का मतलब यहाँ पर 100 करोड़ है। नेक्स्ट इज वाइल कैलकुलेटिंग बर्थ रेट द डिनोमिनेटर यूज्ड इज, तो जब हम बर्थ रेट कैलकुलेट कर रहे हो तो कौन सा डिनोमिनेटर यूज किया जाएगा? ऑप्शन है लाइव बर्थ, मिड ईयर पॉपुलेशन, सेंसस पॉपुलेशन या फिर एनी ऑफ दी अबव। तो बर्थ रेट के लिए जो डिनोमिनेटर यूज होगा वो क्या होगा? मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन के बेस पर भी हम बर्थ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट्स टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय, तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट रखा गया था, तो किस ईयर तक हमें क्या करना है? टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेस करना है, मतलब कि कम करना है। ऑप्शन है 2005, 2010, 2015 या फिर 2020। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया था वो 2020 तक क्या करना था कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको हमें कम करना है। फिर जब जो पॉलिसी को चेंज किया गया तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 में रिलीज़ की गई थी, फरवरी 2000 में, 15 फरवरी 2000 को, तो उसको एम रखा गया था ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2010 एंड टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि रिप्लेसमेंट लेवल कब करना है? 2010 तक। एंड इसका जो स्टेबल मतलब कि 2045 तक जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया की उसको एक स्टेबल पॉइंट पर लेके जाना है, ना इससे ज़्यादा रहे ना कम रहे। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए आपसे, जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट, यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल पूछा है तो 2010 तक लाना है, बट यदि स्टेबल पॉपुलेशन पूछा जाता है तो 2045 तक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? B, 2010। Next is a woman is expected to attend the antenatal clinic at least how many month during the first 7 month। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक एक्सपेक्टेड वुमेन है जो एंटीनेटल चेकअप के लिए आ रही है, तो उसका फर्स्ट 7 मंथ तक, स्टार्टिंग के ड्यूरिंग कंसीव करने से लेके 7 मंथ तक उसको कितने बार एंटीनेटल चेकअप करवाने चाहिए? ऑप्शन है 1, ट्वाइस, थ्राइस या फिर 4 टाइम्स। तो यहाँ पर 7 मंथ तक में पूछा है तो एंटीनेटल चेकअप कितने बार तक हो जाना चाहिए? एटलीस्ट 1 टाइम तो हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑन एन एवरेज अ नॉर्मल हेल्दी वुमेन शुड गेन अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक नॉर्मल हेल्दी वुमेन को प्रेगनेंसी में एटलीस्ट कितना वेट गेन, एवरेज वेट गेन होना चाहिए? ऑप्शन है 5 kg, 12 kg, 20 kg या फिर 30 kg। तो एवरेज नॉर्मल हेल्दी वुमेन का जो वेट गेन होना चाहिए एटलीस्ट 11 to 12 किलोग्राम है, जो वेट बढ़ना ही चाहिए प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? B, 12 kg। नेक्स्ट इज एन अनइम्यूनाइज्ड मदर शुड बी गिवन हाउ मेनी डोजेज ऑफ टिटेनस टॉक्साइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यदि कोई अनइम्यूनाइज्ड मदर है तो उसको प्रेगनेंसी में कितने टीटी के डोज दिए जाने चाहिए? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर टीटी की बात की जा रही है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जिस प्रेग्नेंट लेडी को 2 टीटी के इंजेक्शन दिए जाने टिटेनस टॉक्साइड के, तो उन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो एटलीस्ट जब कोई भी वैक्सीन दी जाए तो उन वैक्सीन के बीच में एटलीस्ट 28 डेज का गैप तो होना ही चाहिए, 4 वीक का गैप होना चाहिए। यदि आपसे क्वेश्चन किसी भी वैक्सीन को लेके पूछा जाता है कि
कितना मिनिमम गैप होना चाहिए, तो एटलीस्ट 28 डेज का गैप होना चाहिए, उसके बाद सेकेंड डोज दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोई अनइम्यूनाइज्ड मदर आई है टिटेनस टॉक्साइड लगवाने के लिए टीटी डोज के लिए, तो कितने दिए जाते हैं उसको, 2 टीटी के डोज दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज, तो प्रेगनेंसी में कितने किलो कैलोरीज की ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ती है, जो नॉर्मल डाइट है आपकी उससे कितने कैलोरी आपको ज़्यादा लेनी होगी। ऑप्शन है 300, 440, 550 या फिर 600। लैक्टेटिंग मदर में पूछें तो 500 आपको बताना है कि 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेना है। प्रेग्नेंट मदर में पूछें तो 300 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट इज एट 1 ईयर ऑफ एज अ बेबी शुड वेट अराउंड, तो एक साल के बेबी का वेट है जो एटलीस्ट कितना हो जाएगा। ऑप्शन है 5 kg, 10 kg, 15 kg या फिर 20 kg। तो यहाँ पर 1 ईयर का पूछा है, तो एट बर्थ से लेके 1 ईयर तक बेबी का वेट कितना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, जो कि नॉर्मल बर्थ वेट रहेगा उससे कितना हो जाएगा, ट्रिपल। तो यदि एटलीस्ट एक बेबी का बर्थ वेट 3.5 kg है, तो उसका बर्थ वेट कितना हो जाएगा, 2.5 to 3.5 kg है, तो एक साल में कितना हो जाना चाहिए, 3 गुना, ट्रिपल होना चाहिए। 5 to 6 मंथ में डबल हो जाता है और 12 मंथ में कितना हो जाता है, ट्रिपल। तो अकॉर्डिंग टू इसके सही आंसर क्या होगा, बी, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट इज एज पर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI, ब्रेस्ट फीडिंग बाय द मदर आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी शुड बी स्टार्टेड विद इन, तो BFHI के अकॉर्डिंग, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी के बाद कितने टाइम के अंदर स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑप्शन है 1 आवर, 5 आवर, 10 आवर या फिर 24 आवर। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग कितने टाइम के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए, 1 आवर के बाद। यदि यहाँ पर 30 मिनट होता तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद, बट एक्चुअल जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, 1 आवर, 1 घंटे के बाद। नेक्स्ट इज अंडर द ICDS प्रोग्राम द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 6 ईयर इज, तो ICDS प्रोग्राम के तहत कितना प्रोटीन प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए बच्चों को जो 1 से 6 साल की एज है। ऑप्शन है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम या फिर 20 ग्राम। तो जो प्रोटीन का अमाउंट है कितना होना चाहिए, 20 ग्राम प्रोटीन फॉर 1 to 6 ईयर्स एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज फादर ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन के पिता कौन है, तो वो हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट इज जेम्स लिंड इज रिलेटेड टू द डिसीज, तो जेम्स लिंड किससे रिलेट करते हैं। ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, स्कर्वी, स्कैबीज या फिर स्कोलियोसिस। जेम्स लिंड किससे रिलेट करते हैं, स्कर्वी से। स्कर्वी किससे होने वाली प्रॉब्लम है, विटामिन सी की कमी के होने वाली प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज DPT वैक्सीन रिलेटेड टू द डिसीज, तो DPT वैक्सीन किससे रिलेट करती है। ऑप्शन है पोलियो, मीजल्स, पर्ट्यूसिस और डी ऑल ऑफ दी अबव। DPT वैक्सीन किससे रिलेट करती है, रिलेट करती है पर्ट्यूसिस से, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, पोलियो, मीजल्स, पर्ट्यूसिस और ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा सी, पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम क्या है, 100 डेज कफ, 100 दिन की खांसी और बूफिंग कफ। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स इज कॉज ड्यू टू, तो चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। तो चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट इज मीजल्स वैक्सीन इज गिवन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मीजल्स वैक्सीन है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत किस एज में दी जाती है। ऑप्शन है 1 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या फिर 15 मंथ। तो स्टार्टिंग कब किया जाता है, 9 मंथ में। मीजल्स की जो फर्स्ट डोज कब दी जाती है, 9 मंथ की एज में। नेक्स्ट इज द क्लासिकल ट्रायड ऑफ रूबेला इंक्लूड, तो रूबेला का जो क्लासिकल ट्रायड मतलब कि 3 सिम्टम है वो कौन से हैं। ऑप्शन है कैटरेक्ट, कार्डियक मालफॉर्मेशन, डीफनेस और डी ऑल ऑफ दी अबव। क्लासिकल ट्रायड क्या है रूबेला के, तीनों, कैटरेक्ट, कार्डियक मालफॉर्मेशन और डीफनेस। ट्रायड का मतलब है यहाँ पर 3। नेक्स्ट इज BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो BCG किस डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो सभी को पता है BCG क्यों दिया जाता है एट द बर्थ, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ओरल पोलियो वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है। ऑप्शन है लाइव, किल्ड, फ्रीज ड्राइड या फिर रिकम्बिनेंट वैक्सीन। तो ओरल पोलियो किस टाइप की वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू, तो मैंने कई बार बताया हेपेटाइटिस वायरस किस रूट से ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन है फीको ओरल, पेरेंटल, सेक्सुअल, ब्लड ट्रांसमिशन।
तो जो हेपेटाइटिस ए वायरस है इसका जो मेन रूट है वो क्या है, वो फीको ओरल रूट। जो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई है दोनों फीको ओरल रूट के थ्रू फैलते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन और पेरेंटल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ब्लड ट्रांसमिशन से स्पेशली इसको ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, वो क्या है, हेपेटाइटिस सी। तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस ए एंड डी किससे ट्रांसमिट होते हैं, फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, पैरेंटल रूट से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी स्पेशली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट इज राइस वाटर स्टूल आर सीन इन। तो राइस वाटर स्टूल किस डिसीज में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है कोलेरा, टाइफाइड, साल्मोनेलियासिस या फिर बोटुलिज्म। राइस वाटर स्टूल किसका क्लिनिकल साइन है? ये है कोलेरा का। नेक्स्ट इज डॉट्स आर रिलेटेड टू द डिसीज। तो डॉट्स किस डिसीज से रिलेट करता है? ऑप्शन है लेप्रोसी, टीबी, हेपेटाइटिस या फिर मलेरिया। डॉट्स किस डिसीज से रिलेट करता है? ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में दिया जाता है डॉट्स रेजिमेन। नेक्स्ट इज एनसाइक्लोस्टोमियासिस इज द अदर नेम फॉर। तो एनसाइक्लोस्टोमियासिस किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन में हुकवर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म या फिर गयाना वर्म। एनसाइक्लोस्टोमियासिस किसका नाम है दूसरा? ये हुकवर्म का दूसरा नाम है। नेक्स्ट इज द वॉर्म इन्फेस्टेशन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया इस। तो इनमें से कौन सा वॉर्म इन्फेस्टेशन है जो इंडिया से एलिमिनेट हो चुका है? ऑप्शन है हिक वॉर्म, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म या फिर गयाना वॉर्म। वॉर्म इन्फेस्टेशन इंडिया से टोटली एलिमिनेट हो गया है, वो क्या है, गयाना वॉर्म। नेक्स्ट इज डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो डेंगू किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन है एडीज, क्यूलेक्स, ओनाफ्लीज या फिर मंसोनिया। डेंगू किस मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो ये एडीज के द्वारा, एडीज एगिप्टी। लास्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, वायरस या फिर फंगस। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ स्पीसीज के द्वारा। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।